नाज़रीन, दुआ ज़ारा गैस अपनी पूरी इसरार नोयत की वजह से ज़ेर गौर बहस बन चुका है। हर इंसान ये जानना चाहता है कि इस केस की असलियत क्या है और दुआ ज़ारा को क्या अगवा किया गया या वो अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के पास पहुंची। नाज़रीन, इस हवाले से हमने कुछ अहम नकात का तज्ज़िया किया है जो हम आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर मोइज़ जो कि माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने कुछ अहम नकात हमारे सामने रखे हैं। उनका ये कहना था कि दुआ ज़ारा के मुख्तलिफ इंटरव्यू देखने के बाद उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि दुआ ज़हनी तौर पर बीमार हैं। नाज़रीन, उनका ये कहना था कि दुआ का जब इंटरव्यू किया जाता है तो दुआ से आई कांटेक्ट नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि दुआ झूठ बोल रही है। नाज़रीन, दूसरा डॉक्टर साहब का कहना था कि जब दुआ का इंटरव्यू हो रहा होता है तो वो अपने हाथों को मुसलसल हरकत देती है, अपने हाथों को मुसलसल मरोड़ती है, जो कि परेशानी और इज़्तिराब की निशानदही करती है। नाज़रीन, तीसरा उनका कहना ये था कि दुआ ज़ारा के घर तक की रसाई छोटे एंकर्स या छोटे इंटरव्यू लेने वालों को ही क्यों है। बड़े जर्नलिस्ट जो मुश्किल सवालात कर सकते हैं, जो उन दोनों को परेशानी में डाल सकते हैं, उनको अब तक ज़हीर के घर तक की रसाई क्यों हासिल नहीं, क्यों उन्होंने अभी तक दुआ और ज़हीर का इंटरव्यू नहीं लिया। नाज़रीन, कुछ अहम नकात जो हमने तज्ज़िया किया है जुनैरा माहम का लिया गया इंटरव्यू जो कि उन्होंने दुआ ज़ारा और ज़हीर का लिया था, उसमें से कुछ अहम नकात हम आपके सामने पेश करते हैं। नाज़रीन, पहला ये कि दुआ ज़ारा ने उस इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपने घर से रिक्शा लिया और मैं टैक्सी स्टैंड पर गई और टैक्सी वहाँ से ली। उस टैक्सी वाले ने मुझे लाहौर पहुँचने में मदद की। उसके बाद नाज़रीन, उसका ये कहना था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था और मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वहां के पर खड़े कुछ लोगों की मदद से ज़हीर से राब्ता किया। नाज़रीन, तीसरी बात यह कि दुआ ज़ारा का कहना था जब मैं ज़हीर के पास पहुंची तो ज़हीर ने टैक्सी का किराया अदा किया जो कि 22,000 रुपये था। नाज़रीन, चौथा ये कि दुआ का कहना था कि मैंने ज़हीर को पहली बार लाहौर में देखा। नाज़रीन, इन नकात का अगर तज्ज़िया किया जाए तो सबसे पहले दुआ ज़ारा का ये कहना कि उसने घर से रिक्शा लिया और टैक्सी स्टैंड पर गई और वो लाहौर पहुंची। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के आजकल हालात देखे जाएं तो एक छोटी बच्ची जो 14 से 15 साल की है, वो रात के 12-1 बजे अपने घर के बाहर से रिक्शा लेने से कतराती है। दूसरी बात ये नाज़रीन, जब एक नौजवान लड़की टैक्सी स्टैंड पर पहुंची, उसने टैक्सी हायर की तो टैक्सी वाले ने उससे 1 रुपया भी किराए का मुतालबा नहीं किया, जबकि आम तौर पर जब टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी वालों से पहले रेट तय होता है और वो कम से कम आधी रकम का मुतालबा ज़रूर करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि पेट्रोल वगैरह सब आपका होगा। तो क्या टैक्सी वाले ने दुआ ज़ारा से ना एडवांस का मुतालबा किया, ना आधे रेंट का मुतालबा किया और ना ही उसने पेट्रोल की रकम का मुतालबा किया। नाज़रीन, दूसरा ये कि एक टैक्सी ड्राइवर एक नौजवान लड़की को लाहौर लाने पर कैसे आमादा हो गया। वो कैसे ये मान गया कि मैं एक नौजवान लड़की के साथ अकेले कराची से लाहौर, जो कि 1210 किलोमीटर का फासला बनता है, वो कैसे ये मान गया कि मैं एक नौजवान लड़की को लेकर अकेला कराची से लाहौर तक जाऊं, जबकि हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे हमें जब शहर से एंट्रेंस हो या एग्ज़िट हो तो मुख्तलिफ जगह पर नाके वगैरह देखने को मिलते हैं जहां पुलिस वगैरह चेकिंग भी करते हैं। तो क्या किसी भी नाके पर कोई पूछ-गुछ नहीं हुई उनसे? किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका कि एक नौजवान लड़की एक अकेले बंदे के साथ जा रही है? कोई तहकीक नहीं हुई। नाज़रीन, दूसरा पॉइंट ये है कि दुआ का कहना था कि जब वो पहुंची तो ज़हीर ने 22,000 रुपये किराया अदा किया, जबकि ज़हीर के मुताबिक या उसको फ़िज़िकल देखने के मुताबिक वो कोई इतने अच्छे घर का नहीं लगता। उसने इमीडिएट 22,000 रुपये का इंतज़ाम कैसे किया, जबकि दुआ का कहना ये था कि ज़हीर और उसके घर वालों को मेरी आमद का कोई इल्म नहीं था। तो अचानक 22,000 रुपये कहाँ से आसमान से उतर आए या शगा लगा बूम बूम की कॉपी से बना के ज़हीर ने निकाल के टैक्सी वाले को दिए, या फिर टैक्सी वाले ने ज़हीर को कहा कि मैं इधर इंजॉय कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लाहौर की सैर कर रहा हूँ, आप 22,000 रुपये का इंतज़ाम कीजिए। नाज़रीन, ये सारी झूठी कहानियाँ, इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आती। नाज़रीन, कुछ अहम बातों से ये साबित होता है कि ज़हीर ने दुआ को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया। आमतौर पर नाज़रीन, जब कोई शिकारी शिकार करता है तो उसका सबसे पहला हथियार जज्बात का होता है और जज्बात का हथियार बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है, जो अगले पर वार करने में कामयाब हो जाता है।
جس کی وجہ سے دعا اتنا بڑا قدم اٹھانے پر راضی ہوئی۔ ناظرین، مزید ہم اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ ظہیر اور اس کی فیملی نے دعا کو پھنسایا۔ ہم اس بات کو بھی نہیں رد کر سکتے کہ یہ ایک کرائم گینگ ہے جو کہ لڑکیوں کو پھنساتا ہے، ان کو ورگلاتا ہے، ان کو شادی کے لارے لگا کر یا شادی کر کر ان کو پھنسا کر آگے کہیں سپلائی کر دیتے ہیں یا ان کو بیچ دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ دعا کا اغوا ایک سچی منصوبہ بندی تھی۔ ناظرین، دوسری طرف ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے جو شخص کہتا ہے کہ میں ظہیر کا کلاس فیلو ہوں اور اس کا کلوز فرینڈ ہوں۔ اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ ظہیر کا کریکٹر ایک بہت ہی گندا کریکٹر تھا، اس کو لڑکیاں پسانے، لڑکیوں کو یوز کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے بارے میں اور بھی قصے سنے گئے تھے جس کی وجہ سے اس بات کی طرف شک پکا جاتا ہے کہ ظہیر نے دعا کو اغوا کروایا۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ ظہیر اور اس کی فیملی کا باہر بیٹھے مافیا کے ساتھ بھی تعلق ہو، اور ظہیر کے دوست کا کہنا یہ بھی تھا کہ ظہیر کا بہت ہی مختلف بدنام زمانہ گینگز کے ساتھ تعلق تھا جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دعا زارا کیس اتنا سادہ نہیں لگتا جتنا اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ دعا زارا کیس فوری طور پر مجرمانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ یا تو دعا کو کہیں بیچ دیا جائے گا یا اس کے ساتھ کوئی بہت ہی برا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔